बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्री एक्लेम्शिया का। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। प्री एक्लेम्शिया होता क्या है। ये एक कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी की। इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अच्छा, हम देखेंगे कि इफ़ेक्ट किस किस को करती है, कौन सी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं जिनको ये इफ़ेक्ट करती है। तो आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, यानी ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में मोस्टली होता है, और या फिर अप टू 6 वीक आफ्टर डिलीवरी, यानी जो परप्यूरियम पीरियड होता है उसके अंदर जो है ये प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। अच्छा, इसमें होता क्या है, न्यू ऑनसेट ऑफ हाइपरटेंशन, यानी हाइपरटेंशन हो जाती है पेशेंट को, और प्रोटीन यूरिया यानी जो उसका यूरिन है उसके अंदर प्रोटीन आ जाता है, और जो क्या कॉज करवाता है, जो कि किडनी को डैमेज करवाता है, साथ में अदर ऑर्गन भी इस कंडीशन के अंदर डैमेज हो रहे होते हैं। तो साइन सिम्टम क्या है। साइन सिम्टम माइल्ड भी हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग भी, यानी कुछ वुमेंस में पता भी नहीं चलता, इतने साइन सिम्टम माइल्ड होते हैं, और कुछ वुमेंस के अंदर ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी बन सकती है। अच्छा, प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया में फ़र्क क्या है। प्री मीन पहले, या एक्लेम्शिया यानी एक्लेम्शिया से पहले, और अगर प्री एक्लेम्शिया की तमाम साइन जो हम अभी आगे पढ़ेंगे इनके साथ अगर फीमेल को झटके पड़ना शुरू हो जाएं, यानी सीज़र होना शुरू हो जाएं, तो इस कंडीशन को हम एक्लेम्शिया कहते हैं। यानी क्या लिखा हुआ है कि इफ़ अ वुमेन हैव प्री एक्लेम्शिया विद द डेवलपिंग सीज़र इज़ कॉल्ड एक्लेम्शिया। मीन प्री एक्लेम्शिया प्लस सीज़र इज़ कॉल्ड एक्लेम्शिया। अच्छा, रिस्क फैक्टर क्या हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रेगनेंसी में हो सकता है, या मल्टीपल गेस्टेशन यानी ट्विंस प्रेगनेंसी हो सकती है, या वो वाली मदर्स जिनकी एज 35 साल से ज़्यादा की हो, या फिर वो वाली मदर्स जिनको हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, ओबेसिटी हो, या उनकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ किसी की पहले डायग्नोज। अच्छा, एग्जैक्ट कॉज तो प्री एक्लेम्शिया का अननोन है, अनक्लियर है, लेकिन पैथोफिजियोलॉजी को देखा गया तो उसके अंदर जो है प्री एक्लेम्शिया जो है किस वजह से होता है, प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी की वजह से प्री एक्लेम्शिया होता है, लेकिन एग्जैक्ट कॉज इसका अभी तक अनक्लियर है। हमारे पास नॉर्मल प्लेसेंटा में क्या होता है, ये हमारा फिटल है और ये प्लेसेंटा है। अगर हम इसका ही छोटा सा पार्ट यहाँ से देखें तो यहाँ पर जो डेसिड हुआ है वहाँ से स्पाइरल आर्टरीज जो आ रही हैं, फिर प्लेसेंटा को ब्लड मिल रहा है, तो नॉर्मल में जो है ये आर्टरी यहाँ से जो है हमारे, ये आर्टरी यहाँ से डायलेट होती हैं। अच्छा, जितनी ज़्यादा यहाँ से एक्सपेंड होंगी इतनी ज़्यादा जो है प्लेसेंटा में ब्लड फ्लो मैटरनल के थ्रू प्लेसेंटा में जाएगा, तो इतना जो है ब्लड डिलीवर होगा बेबी की तरफ। लेकिन प्री एक्लेम्शिया के अंदर होता क्या है, ये वाली जो आर्टरी है, जो स्पाइरल आर्टरी है, वो यहाँ फाइब्रस आके जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आर्टरी बिल्कुल कंस्ट्रक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तंग हो जाती है, तो उतने अमाउंट में ब्लड फ्लो जो है बेबी को नहीं मिल सकता जो कि एक नॉर्मल आर्टरी में मिल रहा है। तो प्लेसेंटा के अंदर ये एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है, जिसकी वजह से जब पुअर ब्लड प्लेसेंटा की तरफ से जाएगा, जिसकी वजह से बेबी के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, IUGR बच्चा हो सकता है, फिटस की डेथ भी हो सकती है, और उसके अलावा जो है प्लेसेंटा, और इस कंडीशन में जो प्लेसेंटा है वो प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन को रिलीज़ करवाता है, और जो प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन होती है जो प्री एक्लेम्शिया के अंदर, वो मदर के सर्कुलेटरी सिस्टम में जाती है, और फिर वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, उनके अंदर जो एंडोथेलियल सेल होते हैं उनको वो डैमेज कर देती है, डिसफंक्शन कर देती है। अब जो है एक तरफ से जैसे ही ये हमारी एक नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, और इसमें जब ब्लड वेसल्स के अंदर डिसफंक्शन हो जाता है, एबनॉर्मलिटी आ जाती है, तो जिसकी वजह से वेसल्स कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। जब वेसो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, यानी नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल, एक कंडीशन तो ऐसी आती है। दूसरी कंडीशन में होता है क्या है कि ये हमारी किडनी के ऊपर भी जाके इफ़ेक्ट कर रहा होता है। ये प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन जब किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट करेगी तो किडनी जो है नॉर्मली हमारी बॉडी से साल्ट को यूरिन के थ्रू बॉडी से आउट कर देती है, लेकिन प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन में होता है क्या है, जब एंडोथेलियल सेल डिसफंक्शन होते हैं, एक तरफ से तो वो वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, वेसो कंस्ट्रक्शन हो रही है, दूसरी तरफ वो हमारी किडनी पे इफ़ेक्ट होके जो मोर साल्ट है, यानी बॉडी के अंदर जितना भी सॉल्ट है उसको बॉडी से रिलीज़ करवाने के बजाय बॉडी के अंदर ही रखता है। ये दोनों कंडीशनें मिलके करवाती हैं हाइपरटेंशन। जब हाइपरटेंशन होगी तो अब हम प्री एक्लेम्शिया की डायग्नोसिस कैसे देखेंगे, यानी हाइपरटेंशन इन प्री एक्लेम्शिया। सिस्टोलिक हमारे पास जो ब्लड प्रेशर होगा वो 140 mmHg से ज़्यादा का होगा, और डायस्टोलिक जो होगा वो 90 mmHg से ज़्यादा का होगा। लेकिन सीवियर प्री एक्लेम्शिया के अंदर ब्लड प्रेशर जो होगा वो सिस्टोलिक 160 से ऊपर जाएगा और डायस्टोलिक 110 से ऊपर जाएगा।
अच्छा, अब जब ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है, एक्सट्रीम ब्लड प्रेशर की वजह से हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है और प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकता है। प्लेसेंटल एब्रप्शन का मतलब है कि वो एक नॉर्मली प्लेसेंटा या यूट्रस के साथ अटैच है, तो प्लेसेंटल एब्रप्शन के अंदर वो प्लेसेंटा यूट्रस से थोड़ा सा डी अटैच हो जाएगा, तो यहाँ से ब्लड लॉस होगा। तो यानी प्लेसेंटा क्या हो रहा है, डी अटैच फ्रॉम द यूट्राइन वॉल। तो ब्लड प्रेशर की वजह से ये कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिल रही होती हैं। अच्छा, अब होता है क्या है, ये जो प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन है वो हमारी पूरी बॉडी के तमाम ऑर्गन को डैमेज कर रहे होते हैं। हम कुछ की बात यहाँ पर करेंगे। लेट सपोज वो जो ब्लड वेसल्स हमारी किडनी की तरफ आ रही है वो वहाँ से कंस्ट्रक्ट हो गई है। प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन ने जो ब्लड वेसल्स थे उनके एंडोथेलियल सेल को डिसफंक्शन कर दिया है, तो मीन वो किडनी की तरफ आ रही थी। तो यहाँ से क्या होता है, किडनी के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाता है। जब रिड्यूस ब्लड फ्लो किडनी की तरफ जाएगा तो किडनी के अंदर एक ग्लोमेरुलस होता है जो कि छन्नी का काम कर रहा होता है, वो डैमेज हो जाता है। जब वो डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से ओलिगोयूरिया होता है। ओलिगोयूरिया का मतलब जो यूरिनरी आउटपुट है वो कम हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे प्रोटीन यूरिया भी होता है, यानी यूरिन के अंदर प्रोटीन आना शुरू हो जाएगी। हालांकि मोस्टली प्रोटीन को नहीं आना चाहिए। प्रोटीन यूरिन के अंदर आने का मतलब ये है कि जो ग्लोमेरुलस पार्ट है वो डैमेज हो चुका है, क्योंकि जो ग्लोमेरुलस है उसका मेन काम क्या होता है, प्रोटीन को प्रिवेंट करना यूरिन के अंदर जाने से। तो लेकिन जो हमारे पास प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन है, जब किडनी डैमेज हुआ, ग्लोमेरुलस पार्ट डैमेज हुआ, तो वो हमारी बॉडी का जो प्रोटीन है वो यूरिन के अंदर स्प्लिट आउट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन यूरिया होता है। जब यूरिन का टेस्ट करवाया जाता है तो इसमें प्रोटीन होता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारी आई साइड पे इफेक्ट हो रहा होता है, यानी वो अगर एंडोथेलियल सेल यहाँ से डैमेज होने की वजह से जो ब्लड फ्लो है वो कम आ रहा होता है, तो जिसकी वजह से हमें रेटिना में यानी ब्लर विजन दिखाई देती है, सेंसेशन होती है, तेज़ लाइट से, फ्लैशिंग लाइट से सेंसेशन होती है। स्कोटोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लरी स्पॉट हमें दिखाई दे रहा होता है, यानी ब्लाइंड स्पॉट दिखाई दे रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती हैं। अच्छा, आइज़ के बाद जो है, अगर ये ब्लड फ्लो हमारा लिवर की तरफ सप्लाई हो रहा है तो होता है क्या है, मोस्टली इसमें हमारा जो लिवर है वो इनलार्ज हो जाता है, स्वेल हो जाता है। और इस एरिया से जब इनलार्ज होता है तो यहाँ हमें एपिगैस्ट्रिक पेन फील होता है। ये भी इसकी एक कंडीशन है, और जिसकी वजह से हमारा जो लिवर है उसके अंदर इंजरी भी हो सकती है, लिवर के अंदर स्वेलिंग भी हो जाती है, जिसकी वजह से होता है क्या है कि लिवर के एंजाइम जो होते हैं वो एलिवेट हो जाते हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं। और ये ऐसे सिम्टम मोस्टली जो है सीवियर प्री एक्लेम्शिया में देखने को मिलते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये जो हमारा एंडोथेलियल सेल है, जब वो एक नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, यहाँ से अगर एंडोथेलियल सेल डैमेज हो जाता है तो ये एक और भी काम कर रहा होता है। ये जो क्या करवाता है, यहाँ पर थ्रोम्बाई यानी ब्लड क्लॉट जो है वो यहाँ उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। जब यहाँ पर थ्रोम्बस हमारा बनना शुरू हो जाता है तो जिसकी वजह से नॉर्मल ब्लड फ्लो यहाँ से पास नहीं होते और वो टूटना शुरू हो जाते हैं। जब नॉर्मल ब्लड फ्लो यहाँ ब्लड जो सेल हैं वो यहाँ से टूटना शुरू हो जाएंगे तो इस कंडीशन को हम हेमोलाइसिस कहते हैं। तो जिनको भी प्री एक्लेम्शिया होता है उसके अंदर हम हेल्प सिंड्रोम की एक हेल्प सिंड्रोम देखते हैं। हेल्प सिंड्रोम होता है क्या है, एच फॉर हेमोलाइसिस यानी ब्रेकडाउन ऑफ द आरबीसी, ई फॉर एलिवेटेड, एल फॉर लिवर एंजाइम, पीछे हमने देखा कि लिवर एंजाइम एलिवेट हो रहे थे, और एल फॉर लो, पी फॉर प्लेटिलेट, और इसमें प्लेटिलेट जो हैं वो लो हो जाते हैं। हेल्प सिंड्रोम 10 से 20% औरतों में सीवियर प्री एक्लेम्शिया के अंदर देखने को मिलती है। अच्छा, उसके अलावा जो है एंडोथेलियल सेल जब डैमेज हो जाते हैं तो यहाँ से जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड क्या होता है, ब्लड वेसल्स से वो टिश्यूज़ के अंदर फिल होना शुरू हो जाता है। जब वो लॉस ऑफ मोर वाटर जब हमारे ब्लड वेसल्स से टिश्यूज़ के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में ओडिमा हो जाता है। यानी एंडोथेलियल सेल इंजरी क्या करती है, वो मोस्ट वेस्कुलर परमिएबिलिटी होती है, जिसकी वजह से होता है क्या है, जब ज़्यादातर जो फ्लूइड है वो आर्टरी से बाहर की तरफ आएगा, सॉरी ब्लड वेसल से बाहर की तरफ आएगा, तो वो क्या करता है, ओडिमा कॉज करवाता है, जिसके नतीजे में हमें पूरी बॉडी में जर्नलाइज्ड ओडिमा देखने को मिलता है। यानी लेग्स पर, फेस पर, हैंड पर। अगर वो पल्मोनरी ओडिमा जैसे होता है तो उसकी वजह से कफ होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। सेरिब्रल ओडिमा हुआ तो जिसकी वजह से हेडेक होता है, कन्फ्यूजन होती है, और फीमेल को झटके होना शुरू हो जाते हैं। और जब झटके आना शुरू हो जाते हैं तो इस कंडीशन को हम एक्लेम्शिया कहते हैं। यानी जितना भी हमने पढ़ा पीछे, तमाम साइंस सिम्टम जितने भी हमने पढ़े, इस कंडीशन के साथ अगर झटके आना शुरू हो जाएं तो हम उसको एक्लेम्शिया कहते हैं। यानी प्री एक्लेम्शिया प्लस सीजर इज़ कॉल्ड एक्लेम्शिया।